नमस्कार। जी हाँ, पीर खुशहाल का ये पूरा तिलिस्म है। क्या है ये तिलिस्म, आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर में 400 कमरे वाले एक रहस्यमय किले का तिलिस्म करीब 60 साल बाद अब टूट गया है। इस किले को पीर खुशहाल का किला कहा जाता है, जिसे वन विभाग की करोड़ों की कीमत की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। लेकिन ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने इस अवैध किले पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। यानी जो कोई सरकार नहीं कर सकी, उसे योगी सरकार ने करके दिखा दिया। रहस्यमय किले का तिलिस्म टूटा। पीर खुशहाल के किले पर बुलडोजर। ₹400 कमरे वाले किले का क्या है रहस्य? जो कोई सरकार नहीं कर सकी, योगी राज में पीर खुशहाल का खेल खल्लास। मुजफ्फरनगर में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए पीर खुशहाल के किले पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। पीर खुशहाल नाम के शख्स ने 1964 में वन विभाग की 100 बीघा जमीन को लीज पर लिया था। समय के साथ साथ पीर खुशहाल ने उसी जमीन पर अवैध निर्माण करते हुए मस्जिद और एक किले का निर्माण कर लिया। इस रहस्यमय किले में 400 से ज्यादा कमरे बनाए गए थे। साथ ही किले की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और साथ में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। पीर खुशहाल के इस तिलिस्मी किले को आज तक कोई नहीं भेद पाया था, लेकिन योगी सरकार में यूपी पुलिस ने काली कमाई से बनाए गए अवैध साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। इस किले से जुड़ी कई रहस्यमय कहानी फिजाओं में तैरती है, लेकिन अब इस तिलिस्म का गेम ओवर हो गया है। मार्च 2009 में सीबीआई ने पीर खुशहाल और उसकी पत्नी को गाजियाबाद से फेमा के उल्लंघन के केस में गिरफ्तार किया। उस दौरान राज्य में बसपा की सरकार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद भी उसके खिलाफ सिर्फ कागजों पर ही कार्रवाई होती रही। लेकिन पुलिस बिहारगढ़ किले पर पहुंची, पीर खुशहाल के अवैध साम्राज्य को आखिरकार नेस्तनाबूद कर दिया गया। माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर सकें, उसी क्रम में आज ये अवगत कराया गया था कि इसमें इनकी लीज चूँकि समाप्त हो चुकी थी और 2 बार इनको नोटिस भी जारी किया गया था इवैक्यूएट करने के लिए, बट उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, ना ही खाली किया गया था। इसके अलावा वन विभाग ने अपना वहाँ पे बोर्ड भी लगाया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी क्रम में आज जो है डीएफओ साहब की टीम ने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर वहाँ पे कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोग बताते हैं कि पीर खुशहाल ने न सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह किया, बल्कि विदेशों से होने वाली फंडिंग का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करा दिया। बताया जा रहा है कि पीर खुशहाल ने 3 महिलाओं से शादी की थी, जिसमें एक पाकिस्तान की तो एक अफगानिस्तान की भी महिला है। कार्रवाई के दौरान उसकी पत्नी भी सामने आई। ये हमारे पास मौजूद है ट्रिब्यूनल का, वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए हमने इसके अंदर डाला था। 81 और 2 के अंदर हमारी ये स्वीकार हुई, जिसके तहत बलपूर्वक ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक के मुकदमे का वहाँ फैसला ना हो जाए, क्योंकि इसकी नौयत बदल चुकी है। जब इन्होंने हमें ये ज़मीन लीज की थी रिलीजियस और एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, यानी कि धार्मिक और कृषि के लिए, वही होता रहा। बहरहाल अब मुजफ्फरनगर के इस रहस्यमय किले का द एंड हो गया है और वन विभाग की करोड़ों की कीमत की जमीन भी उसके चंगुल से छूट गई है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरनगर से विनेश पवार की रिपोर्ट। तो पीर खुशहाल के किले पर अब बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि पीर खुशहाल की पत्नी को हमने सुना, उनका कहना है कि पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद इसे गिराया गया है। विनेश पवार इस वक्त मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जोड़ा है, उन्हीं से जानेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। विनेश, जिस तरह से पीर खुशहाल के जो किला था उसको तो ढहा दिया गया, लेकिन उनकी पत्नी का ये कहना है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसे गिरा दिया गया। कब से ये किला यहाँ पर है और इस किले के बारे में क्या जानकारी और पूरा मामला है क्या? देखिए, पीर खुशहाल की पत्नी ने अपनी दलील जरूर दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो लीज पर ये जमीन ली गई थी उसका समय पहले से ही समाप्त हो चुका था
और प्रशासनिक स्तर से 2-3 बार उनको नोटिस भी भेजा गया है, लेकिन उन्होंने नोटिस पर कोई अमल नहीं किया, जिसके बाद अप्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये कार्रवाई की गई है और इस पूरे रहस्यमय किले पर बुलडोजर चला है। आज अब से पहले की अगर मैं बात करूं तो कई सरकारें आई, तमाम लोग आए और किसी की भी हिम्मत इस किले के अंदर घुसने की नहीं होती थी, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की हो या कोई भी पुलिस के कितने ही बड़े अधिकारी की हो। आज तक कोई भी इस रहस्यमय किले के अंदर नहीं पहुंच पाया और ना ही किसी ने इसके बारे में कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया। इस बार पहली बार ये कार्रवाई हुई है जिस पर बुलडोजर चला है और ये जितना भी अवैध बिल्डिंग और पूरा किला बनाया गया था इसको ध्वस्त कर दिया गया है। दिनेश, ये बताइए कि जो पीर खुशहाल का ये जो किला है या फिर जो 400 कमरों का ये पूरा मकान है, इसमें होता क्या था? देखिए, कहा तो ये भी जाता है, हालांकि अभी तक इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर तेल के टैंकर भी अंदर जाते थे और सिलेंडर से भरी गाड़ियां भी जाती थी, तो उस पर रहस्य बना हुआ होता था कि आखिर इतना तेल, बड़े बड़े तेल के टैंकर और सिलेंडर क्यों जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि विदेशों से लोग यहाँ आते थे और कुछ समय रुकने के बाद ही वहां से वापस निकल जाते थे। कई बार विदेशों से फंडिंग का भी मामला सामने आया, लेकिन अभी तक उस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया और अब से पहले भी जो सरकारें और प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई की गई है तब भी कुछ जानकारी इस बारे में नहीं दी गई है। और दिनेश, ये भी बताइए जरा, जैसे अगर पीर खुशहाल की पत्नी की बात की जाए तो उन्होंने कहा जब ये लैंड उन्होंने लीज पे ली थी तो इसको धार्मिक और कृषि पर्पस से दिया गया था, लेकिन क्या वाकई यहाँ पर धार्मिक कामकाज होते थे, कृषि की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी ताकि कृषि हो सके, या फिर इसके पीछे कुछ और? देखिए, क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कोई इतना बड़ा धार्मिक स्थल तो नहीं था जो क्षेत्र के लोग वहां पहुंचते हो, लेकिन बाहर से लोग जरूर यहाँ आते थे और वो भी एक बहुत बड़ा रहस्य था कि अंदर आते हैं वो धार्मिक कार्यक्रम के लिए आते हैं या आखिर किस लिए आते हैं। 1-2 बार यहाँ बड़े धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें बहुत दूर दूर से लोग, काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी भी हुई है। उस पर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम यहाँ क्यों आयोजित किए जा रहे हैं, उसका आखिर मकसद क्या है। अभी तक कोई भी उसका मकसद क्या था वो कभी भी क्लियर नहीं कर पाए। प्रशासनिक स्तर पर कई बार कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक इस चीज को भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि आखिर किसका दबाव हुआ करता था कि प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई होती वो तुरंत वापस हो जाते थे। ये भी बताइए, चूंकि पीर खुशहाल की बात बार बार हो रही है, कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से यहाँ इंडिया आए थे और तभी 1964 में जब ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने वन विभाग की 100 बीघा जमीन लीज पर ली थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि वो लीज पर ली गई जो जमीन थी उसका समय अवधि जो थी समाप्त हो गई थी और जिसके बाद इनको कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन इन्होंने नोटिस पर कोई अमल नहीं किया और लगातार तब से आज तक इसके अंदर निर्माण कार्य लगातार दस्तूर जारी रहा है। बिल्कुल, निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अब इस निर्माण कार्य को यहीं रोक दिया गया है। जो निर्माण कार्य हो गया था उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। मुजफ्फरनगर में है ये पीर खुशहाल का किला जो अब ध्वस्त कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार इंसान की उपलब्धि है और इंसान कुदरत के नायाब कारीगरी का नमूना है। मानवीय को जब ऐसा लगा कि ये काम वो अकेले नहीं कर पाएगा तो उसने अपने पुरुषार्थ से कुछ ऐसा किया। क्रिएट ब्रह्म भी उसका लोहा मान रहे हैं और इजराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा स्वीपर रोबोट डेवलप किया है जो किसानों का काम आसान करने वाले हैं। विज्ञान की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। ये 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया है। विज्ञान की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। ये 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया है। ये ब्रह्मांड पर विजय पताका फहराने की तैयारी है। ये कुदरत के नायाब आविष्कार के समकक्ष इंसान की मैकेनिकल केमिस्ट्री है। ये मशीनें हैं जिसे इंसानों ने बनाया है, जो इंसानों की तरह ही काम करती हैं। ये इंसानों की तरह ही सोचते हैं। ये इंसानों का काम आसान करते हैं। विज्ञान की दुनिया में रोज नए आविष्कार होते हैं। कभी मंगल तो कभी तपते सूर्य के शौर्य को आंकने की चेष्टा। रोबोट भी विज्ञान के उन आविष्कारों में से एक है।
जिनकी उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये स्वीपर रोबोट है। इस रोबोट को यूरोपियन कमीशन ने डेवलप करवाया है। छोटे से कंटेनर जैसे दिखने वाले इस रोबोट में खूबियां कूट-कूट कर भरी है। ये रोबोट किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। इसकी खूबियां ऐसी है जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे, वाह, रोबोट हो तो ऐसा। ये रोबोट किसानों के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। ये किसानों की मेहनत कम कर देगा। स्वीपर रोबोट को ग्रीन हाउस में की जाने वाली खेती को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया। इसकी बनावट देखिए। इसे चाहे इसका मुंह समझ लीजिए या हाथ, इसी के सहारे ये काम करता है। इसके निचले हिस्से में हाथ की उंगलियों की तरह ही छड़ें लगाई गई हैं और उसके ऊपर एक पतली पाइप चढ़ाई गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि सामान्यतः इंसानों के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन रोबोट के हाथ में 6 उंगलियां बनाई गई हैं। और उसी डंबल में एक पत्ती के सहारे से ब्लेड लगाया गया है। ये ब्लेड स्वीपर रोबोट के लिए दांत की तरह है। इसी के सहारे ये कटिंग करने का काम करता है। इसके बीच वाले हिस्से में 5 पॉइंट बनाए गए हैं, जो इसकी आंख और नाक की तरह काम करते हैं। अब जरा उंगलियों से ऊपर वाले हिस्से पर नजर डालिए। रोबोट के सबसे ऊपर डमरू के आकार का एक ब्लैक डंबल लगा है, जो कि रबड़ का बना है। दरअसल इसमें फ्रूट सेंसर लगा है, जिसकी मदद से ये वस्तुओं को पहचानता है। सेंसर के चारों तरफ LED लाइटें लगाई गई हैं। अंधेरे में भी ऑब्जेक्ट को पहचानने में इसकी मदद करती हैं। जिस रॉड के सहारे रोबोट टिका है, वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, यानी कि ये चारों तरफ घूम सकता है। ये तो हुई स्वीपर रोबोट की खूबियां। अब इनके कारनामों को भी देखिए। इसे एक ऐसी ट्रॉली पर सेट किया गया है जिसमें छोटे छोटे पहिए लगे हैं, जिसकी मदद से ये कहीं भी बड़ी ही आसानी से आ और जा सकता है। ये शिमला मिर्च का ग्रीन हाउस है। पौधों में मिर्च लगी हुई है। रोबोट खेत के अंदर घुसता है और एक शिमला मिर्च देखकर रुक जाता है। वो इंसानों की तरह ही अपनी गर्दन हिलाता है, लेकिन फल को टच नहीं करता। शायद समझने की कोशिश कर रहा है कि इसे तोड़ना है या नहीं। कुछ सेकंड के अंदर ही इसने इस बात की पुष्टि कर ली कि ये शिमला मिर्च ही है और इसे तोड़ना है। उसके बाद ऊपर लगे ब्लेड की मदद से ये उसे कट कर देता है और फिर बड़ी समझदारी से इसे भी उसी कैरेट में डाल देता है जिसमें पहले से ही बहुत सारी शिमला मिर्च रखी हुई है। स्वीपर रोबोट की कुछ और खासियत भी है। ये हरी मिर्च को तब तक नहीं तोड़ेगा जब तक उसे स्पेशली कमांड न दी जाए, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग ही कुछ इस तरह की है कि उसे वही फल तोड़ना है जो उपयोग में लाए जाने के काबिल हो, और ऐसा करने में इसके सेंसर्स इसकी मदद करते हैं। ये रोबोट आने वाले दिनों में बहुत कुछ आसान करने वाला है। इस रोबोट को डेवलप करने का मकसद यूरोप में प्रोफेशनल लेबर की कमी को पूरा करना है। इस पूरे प्रोजेक्ट को यूरोपियन कमीशन ने वित्तीय सहायता दी थी। इसे डेवलप करने में स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम और इजराइल ने एक साथ काम किया है। न्यूज़ 18 ब्यूरो। और अब आपको मिलवाते हैं कैसे रोबोट से जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, ये घर बनाता है, वो भी बिना किसी की मदद लिए। साथ ही इस रोबोट से भी मिलिए जो आपको किचन के कामकाज की जिम्मेदारी उठाने वाला है। मशीनों ने इंसानों की जिंदगी में इस कदर घुसपैठ की है कि अब इंसान और मशीन एक दूसरे के लंगोटिया यार मालूम होते हैं। जब भारी भरकम कामों को करने में इंसान असमर्थ हुआ तो मशीनों ने उसका साथ दिया। ये मसोनरी कंस्ट्रक्शन रोबोट है। ये रोबोट घर बनाता है। ये दीवार जोड़ने में माहिर है। ये बिल्कुल वैसे ही घरों की दीवार जोड़ता है जैसे इंसान।
इस रोबोट को एक ट्रॉली पर सेट किया गया है। इसके पास एक ही हाथ है और एक हाथ से ही ये इंसानों से तेज काम कर सकता है। इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये अकेले ही दीवार जोड़ सकता है। इसे ना तो किसी हेल्पर की जरूरत है और न ही किसी तरह की गाइडलाइन की। इसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि बिना गड़बड़ी के बहुत शार्प काम कर सकता है। अब जरा इसके काम करने का तरीका देखिए। ईंटें इसके पास खुद ब खुद आ रही हैं और फिर ये एक ही हाथ से ईंट को उठाता है, उसमें सीमेंट का मिक्सचर लगाता है और दीवार की जोड़ाई शुरू कर सकता है। मसोनरी रोबोट को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि कंस्ट्रक्शन कार्य में इस रोबोट से गलती के चांस लगभग 0 रहते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक और रोबोट से। ये बोस्टन डायनामिक का रोबोट है। 4 पैरों वाला ये रोबोट घर के सारे काम कर सकता है। ये कंजेस्टेड रास्तों से भी बड़ी आसानी से निकल सकता है। इसके पैरों में विशेष तरह का रबड़ लगाया गया है, जिसकी मदद से किसी भी फर्श पर बड़ी ही आसानी से चल सकता है। किचन में इधर उधर फैली चीजों को व्यवस्थित कैसे रखना है, ये बखूबी समझता है। शीशे की ग्लास को इसने बड़ी ही सावधानी से उठाया और उस जगह पर रख दिया जहां बर्तन पहले से रखे हुए थे। अब जरा उसके बाद की तस्वीर देखिए। उसी जगह पर खाली केन पड़ी हुई थी। इसने उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। ये सीढ़ियों पर भी बड़ी ही आसानी से चढ़ सकता है और अगर इस दौरान इसका पैर स्लिप कर जाए तो ये बिना किसी की मदद से अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाता है। न्यूज़ 18 ब्यूरो। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते। बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला के साथ उसकी 3 साल की पोती भी थी। तेंदुआ के हमले से बूढ़ी महिला तो बच गई, लेकिन जो 3 साल की मासूम थी उसे बचाया नहीं जा सका। इन दिनों कतरनिया घाट के आसपास जो तमाम इलाके हैं, लोग वहां पर सहमे हुए हैं। उन्हें भय है कि ना जाने कब तेंदुआ आ जाए और उन पर हमला कर दे। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेयर रेयर इज कॉमन, यानी कि जो दुनिया के लिए दुर्लभ है वो कतरनिया घाट में सामान्य सी बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमालय की तराई में बसा ये इलाका अपनी जैव विविधता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके एक और उत्तराखंड है तो दूसरी ओर नेपाल और बाकी के इलाके। गंगा यमुना के मैदान से उत्तर की ओर बसा ये इलाका वन्य जीवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे तो कतरनिया घाट अपने विशेष प्रजाति के घड़ियालों के लिए जाना जाता है, लेकिन घड़ियालों के अलावा यहाँ हिरन, हाथी, तेंदुए और कई प्रजातियों के पशु पक्षी पाए जाते हैं। प्रदेश की बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह यहाँ भी आसपास के इलाकों में बस्तियां हैं जहाँ लोग रहते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए जरूरी है कि उसके आसपास ट्रांजिशन एरिया में मानव बस्तियां हों। अक्सर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के आसपास ऐसा देखने को मिल भी जाएगा, लेकिन इको सेंसिटिव जोन में बसने की परमिशन नहीं होती है। कतरनिया घाट के आसपास भी ह्यूमन सेटलिंग है, लेकिन यहाँ बढ़ती आबादी के दबाव के चलते अक्सर मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जब इंसान जंगली जानवरों के एरिया में घुसपैठ करता है, यानी कि जंगलों में घुसपैठ करता है, तो बदले में जंगली जानवर भी हिंसक हो जाते हैं। कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 7 रेंज हैं और इसी में से एक है मूर्तहा रेंज। मूर्तहा रेंज में ही गुरुवार को एक तेंदुआ जंगल से निकलकर गांव में घुस गया। वक्त करीब दोपहर 3 बजे के आसपास का था। गांव की ही एक बुजुर्ग महिला अपनी 3 साल की बच्ची के साथ लकड़ी लाने गई थी और जैसे ही वो गन्ने के खेत के पास से गुजरी तो तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। एक लड़की को 5-6 साल की छोटी बच्ची को जो है तेंदुआ जो है उठा करके गन्ने के खेत में या जंगल जो है दोनों आसपास थे जो वहां लेकर के गया है। मैंने तत्काल ही जो है रेंज में फोन किया और उसमें मोतीपुर रेंज में, सुजौली रेंज में, धर्मापुर में किसी तरीके से फोन करके सबको जो है स्टाफ को वहां रवाना किया। लोग जब वहां पहुंचे हैं तो उसके बाद में जो है महिलाएं कुछ आक्रोशित हो गई और गाड़ी पे पथराव करना शुरू कर दी। तेंदुआ गन्ने के खेत में छिपकर बैठा था और घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। जब बूढ़ी महिला एक 3 साल की बच्ची के साथ वहां से गुजरी तो तेंदुए ने उस मासूम पर हमला कर दिया।
जैसी खबर गांव तक पहुंची, लोग लाठी डंडों से लैस होकर तेंदुए की तलाश में निकल पड़े। इसके बाद वन विभाग को भी सूचना दी गई और वो भी जंगल में तेंदुए की तलाश में निकल पड़ी। लकड़ी इतना आमे के तूर के लेके आओ, खेत ही में लकड़ी काट के धई रहा, तो वही में लेके आवत रहनी है। लड़की के हाथ तर पकड़ रहनी है, 3 साल के लड़की रही है, हाथ पकड़ रहनी है। अब बस हाथ से घिसरा ले से हम गिर गई है घीचा घीची में। काफी देर की खोजबीन के बाद ग्रामीणों ने बच्ची की लाश बरामद कर ली। तेंदुए के हमले से लाश कई टुकड़ों में बट चुकी थी, उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। गांव वालों की सूचना के बावजूद भी वन विभाग के अफसर समय पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ग्रामीण गुस्से में आ गए। रात के अंधेरे में जब वन विभाग की टीम गांव में पहुंची तो लोगों ने अधिकारियों को दौड़ा लिया। गांव की महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। उनकी बच्ची को उठा के मतलब गन्ने के खेत तरफ लेके चला गया। तत्काल उसमें यूपी 112 की पुलिस और थाने की आई और मैं भी 3 थानों की फोर्स लेके मौके पर उपलब्ध हूँ। हम लोग मौके एसडीएम साहब के साथ आए तो उनको कहना कि वन विभाग का कोई कर्मचारी था को गांव वालों के खिलाफ कुछ बोल दिया था। इस पे गांव वाले थोड़ा सा उत्तेजित हो गए थे, लेकिन इसमें वर्तमान में स्थिति सामान्य है। वन विभाग के अधिकारियों की पिटाई की खबर जब पुलिस को लगी तो थाने की फोर्स के साथ नानपारा के सीओ भी मौके पर पहुंचे। वन विभाग के डीएफओ भी घटनास्थल पर आ गए। दोनों अधिकारियों ने गांव वालों को समझाया बुझाया और पूरे मामले को शांत करवाया। वन विभाग ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही तेंदुए को पकड़ लेंगे। उसे पकड़ने के लिए गांव में बाकायदा पिंजरा भी लगा दिया गया है। लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व जंगल सफारी का शौक रखते हैं और वन्यजीवों से लगाव है तो ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास भी कुछ बफर एरिया है जहां छोटी छोटी बस्तियां हैं और अक्सर इन बस्तियों में जंगली जानवर घुस आते हैं। कई बार तो ऐसी भी खबरें आती हैं जहां टाइगर के अटैक में लोगों की जान तक चली जाती है। दुधवा टाइगर रिजर्व के मेलानी रेंज में एक तेंदुआ जंगल से निकलकर बस्तियों की ओर जा रहा था और जैसे ही गांव वालों ने तेंदुए को देखा तो भगदड़ मच गई। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर हल्ला किया, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। सुबह सुबह आपकी आंख खुले और आंगन में गजराज खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ शुक्रवार को हल्द्वानी में, जहां हल्दू चौड़ इलाके में एक हाथी गांव में दाखिल हो गया। गांव में घुसते ही हाथी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जब लोगों की नींद खुली तो उन्होंने हाथी को भगाने के लिए हल्ला करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के हल्ला हंगामे से हाथी भागने लगा। भागते हुए हाथी का वीडियो कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। निकलकर हाथी अचानक घर में घुस गया और जहां की पूरा माहौल घबराहट का माहौल पैदा हो गया और हम वन विभाग से अनुरोध करते हैं कि अतिशीघ्र हाथियों को जंगली हाथियों को यहाँ पर रोका जाए, जिससे कि जान माल का खतरा ग्रामीण को जान माल के खतरे से सुरक्षा प्रदान कर सके। आंगन में हाथी के दस्तक से गंगापुर कबड़वाल गांव के लोग सहमे हुए हैं और वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हल्द्वानी से सटे ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक हमेशा रहता है। ये न सिर्फ किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं, बल्कि आबादी वाले इलाके में इनके रोमिंग फ्री मूवमेंट से इंसानों को भी खतरा बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।